मैं रूपाली अतीत की गहराइयों में खोती जा रही हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उससे मीलों दूर है मेरा अतीत। मेरा जन्म राजस्थान के पिछड़े गांव में एक सामान्य और गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार में हुआ था। जहाँ मैं आज खड़ी हूँ वहाँ की मैंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ भी पहुँच सकती हूँ। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं। पिताजी ने मेरा नाम रूपाली किस लिए रखा था यह पहेली मैं आज भी नहीं सुलझा पाई हूँ, क्योंकि मैं किसी भी दृष्टिकोण से रूपाली यानी रूप वाली लड़की नहीं थी। रूपाली का शाब्दिक अर्थ ही रूप वाली यानी खूबसूरत होता है, जबकि मेरा मामला इसके बिल्कुल अपोजिट था। मेरा रंग सांवला, यदि उसे काला भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। नाक चपटी, बिल्कुल चेहरे से लगा हुआ और फैला हुआ, बड़ा सा ललाट, दबी सी आंखें, ऊपर से कील मुहासों ने जो भी कमी थी पूरी कर दी थी। समाज के अनुसार यदि एक बद से बदसूरत लड़की का वर्णन किया जाए तो वह सारी खूबियां मुझ में थी। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ग्रामीण थे, वे आकर्षक भी थे। बाकी के दोनों भाई भी उन पर ही गए थे। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी थी। लोगों की बातों की वजह से मेरी सोच भी ऐसी ही बन गई थी और मैं अक्सर ऐसा ही सोचा करती। मैं बड़ी होने लगी तो स्कूल जाने लगी। वहाँ भी मेरी बदकिस्मती साथ ही थी। स्कूल के सभी लड़के लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाते, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं जहाँ बैठती वहाँ पर से सब बच्चे दूर चले जाते। टीचर भी गाहें बगाहें कटाक्ष कर ही दिया करते। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 8वीं तक तो घर वालों के दबाव से स्कूल गई, मगर अब जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। मैंने मम्मी पापा को लड़ झगड़ कर आखिर मना ही लिया कि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूँगी। आजकल बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। मैं पढ़ाई में भी कोई खास नहीं थी जो घर बैठकर कोई उपलब्धि हासिल कर सकूं, लेकिन माता पिता की भी इच्छा थी कि थोड़ा पढ़ लूं। वह इसलिए भी कि शायद पढ़ी लिखी लड़की को कोई लड़का मिल ही जाएगा। इसी वजह से मेरा मन भी हुआ कि मुझे अपनी पढ़ाई निरंतर रखनी चाहिए। खैर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, वह भी साधारण अंकों से। इस बीच मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई। मेरी बदसूरती अभिशाप थी या वरदान, वह अभिशाप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको मैंने हथियार बनाकर अपने आप को समाज के सामने साबित कर दिया था वह अभिशाप कैसे हो सकता है। और हमारे घर में 2 भाभी आ गई थी। मैं भी बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरा यह रंग रूप वैसे ही मेरे साथ आगे बढ़ता रहा। इस बीच मेरे रंग रूप की प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि कोई रिश्ता आता ही नहीं था। कभी कभार यदि कोई ढंग का रिश्ता आ भी जाता तो वो मुझे रिजेक्ट करके चले जाते। सच्चाई ये भी थी कि किसी ऐरे गहरे के साथ पिताजी भी नहीं बांधना चाहते थे। लेकिन मेरे जहन में एक बात गहराई से बैठ गई कि बदसूरत होना कितना बड़ा गुनाह है। हालांकि अब मेरे माता पिता की भी चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन हाँ, एक बात को लेकर मैं बहुत ही खुशनसीब थी कि मेरे माता पिता या परिवार वालों ने मेरा मनोबल कभी नहीं गिराया और न ही भूल से कभी भी मुझे कमतर ही माना। वे मुझे हौसला हमेशा देते रहे। अब मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी और घर वालों की चिंता भी। मैंने इसी बीच बीए के साथ साथ बीएड कर लिया। साथ ही पिताजी को भी कह दिया कि पिताजी, मुझे आप अपना बेटा मान लीजिए, मुझे आपके घर से विदा मत कीजिए। मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करूँगी। पिताजी ने भी हार नहीं मानते हुए रिश्ते की खोज जारी रखी, मगर सही रिश्ता मिला नहीं और लोभी लालची तथा रिश्ते के दलालों को पिताजी ने फटकार दिया। अब मैंने अपने आप को किताबों में एक संकल्प के साथ रमा लिया। अब किताबें ही मेरी दुनिया थी और कहते हैं कि
करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, मेरी जरमती में भी सुधार आने लगा। परिणाम भी सकारात्मक ही आया। मेरा चयन एक शिक्षिका के रूप में हो गया। मैंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। अगली बार मेरा चयन व्याख्याता के रूप में हो गया। अब मेरा मनोबल 7वें आसमान पर था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं साधारण सी पढ़ने वाली लड़की थी। मैंने पढ़ाई जारी रखी क्योंकि अब मेरी सहेलियां किताबें ही थी। उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ सोना जागना। इसी का परिणाम यह हुआ कि दूसरे चांस में मेरा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 11वें स्थान पर चयन हो गया। मैं अब एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। जब जब मैं अपने अतीत में झांकती हूँ तो कभी कभी मैं यह बार बार सोचती हूँ कि मेरी बदसूरती मेरा अभिशाप थी या वरदान। और यह भी कि वो अभिशाप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा ख्याल है जिसको मैंने हथियार बनाकर अपने आप को समाज के सामने साबित कर दिया, वह अभिशाप कैसे हो सकता है। आज मेरी उम्र 30 साल है और अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने मेरा जीवन मेरे माता पिता को अर्पित कर दिया है, जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया और अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
Z Y. Y for yak. Yeah. Z. Z for zebra. Z. आज पहली बार अपने नाम को सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ गालियां ही मिली, चाहे वो खुद के माँ बाप हो, परिवार हो या गांव वाले। मुनिया तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुनिया की मालकिन बबीता मुनिया से पूछती है। और क्या करूं दीदी, आज पहली बार आपने मेरे नाम से पुकारा तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो बचपन से मनहूस, अपशगुनी और भी बहुत से नाम से पुकारते, पर कोई भी मेरे नाम से मुझे नहीं पुकारता। चाहे मेरा परिवार हो या गांव वाले, सब मुझे काली बिल्ली कहकर पुकारते, क्योंकि मेरा रंग काला है ना। बहुत ही रुबासी भरी आवाज में मुनिया ने कही। जानती है मालकिन, मेरी अम्मा बापू ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। अम्मा को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इस काले रंग की बेटी को प्यार क्यों करेगी वो तो मेरे बापू से लड़ती है और कहती है कि ये मेरी औलाद नहीं, किसी और की है। बापू जब प्यार करना चाहे भी तो अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं। ये समझ लो मेरे घर में मेरी जगह एक समान जितनी है। बस फर्क इतना है कि समान सांस नहीं लेती, पर मैं सांस लेती हूँ। और समान को दर्द महसूस नहीं होता, पर मुझे दर्द महसूस होता है। जब मेरी बहन का जन्म हुआ, जो कि दूध की जैसी गोरी और सुंदर है, उसके जन्म पर मेरे अम्मा बापू ने खुशियां मनाई। मेरी बहन पर मेरे काले रंग की परछाई ना पड़े, इसके लिए मुझे घर के बाहर वाले कमरे में रख दिया गया और घर के अंदर जाना मना कर दिया गया। नादान थी मैं, जो अपने अम्मा बापू के दुत्कार को भी प्यार समझ बैठी। पर जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, तब समझ में आने लगा, अम्मा बापू भी ओ काली बिल्ली, कहाँ गई, कहाँ मर गई, घर का काम नहीं करना। जब तब हर बात पर ताने। कभी कभी मुझे भी लगने लगता कि सच में यह मेरी अम्मा है भी कि नहीं। शांत हो जा, कब तक ऐसे आंसू बहाते रहेगी? आज तेरी हिम्मत की वजह से ही तू आज़ाद है। बबीता मुनिया को समझाते हुए कहती है। पता नहीं दीदी, उस वक्त कैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं शादी के मंडप से भाग आई। नहीं तो मेरे अम्मा बापू मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक बूढ़े से करा रहे थे, जो कि खुद भी 2 बच्चों का बाप था। जब तक मेरी शादी नहीं होती तो मेरी बहन चंदा की भी शादी नहीं होती। वो तो भला हो भगवान का, जो कि सही वक्त पर मेरे अंदर हिम्मत आ गई और घर से सीधे भागकर थाने गई। नहीं तो मेरा परिवार मेरी ही बलि चढ़ा देता। वो तो साहब का भला हो, जो उन्होंने मुझे उस नर्क से निकाला और अपने घर में शरण दी। आप और साहब बहुत अच्छे हैं दीदी। मुनिया बबीता को धन्यवाद देते हुए कहती है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वो तो उनका फर्ज था। अच्छा सुनो, इस कागज पर अपना नाम लिख दो, बबीता ने कहा। क्यों दीदी? मुनिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, तेरे नाम से तेरी पहचान हो। यहाँ एक संस्था है जो सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देती है और मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो और अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन करो। रंग रूप पुराने के ज़माने की दकियानूसी सोच है। आज के आधुनिक युग में रंग नहीं हुनर देखते हैं। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और दिखाओ अपने अम्मा बापू को ये कि काली बिल्ली मेरी पहचान नहीं है, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम मुनिया है, ये है मेरी पहचान। बबीता मुनिया को कहती है। आपने सही कहा दीदी, किसी पर बोझ क्यों बनना, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने नाम से अपनी पहचान बनानी है। और हर वो अम्मा बापू के लिए सबक होगा जो अपने ही बच्चों के रंग भेद करते हैं। मुनिया की बातों से उसके अंदर छिपे गुस्से की आग दिख रही थी।
कुछ कर गुजरने की चाह दिख रही थी। आज के आधुनिक युग में बहुत से माता पिता हैं जो अपने ही बच्चों में रंग भेद करते हैं, जो सही नहीं है। जब अपने ही माता पिता बच्चों में अंतर करेंगे तो बाहरी लोग करें तो क्या गलत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for horse, I for eyes, J for jug, K for kitten, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for penguin, Q for quilt, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for whale, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मैं खा लूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खातों में लाखों रुपए पड़े हैं। मेरे बाद इन्हीं का तो होगा सब। फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है।
तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू आने लगे। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा चल रही थी। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी। अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद से अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गया तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धो के रखा हुआ है। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उनमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपले जैसी मुस्कुरा रही हो। याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कितने ही संस्कार, अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ लेकर गई थी। दिनेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठे मुंह मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है इन्हें। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था निर्मला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनकी सांस चढ़ गई थी, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या?
इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दिनेश लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों की यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमली इस बारे में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं दे रखा है, काम करना है तो करो वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देती है, इतने दिन से तो काम कर रही हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गवार से क्यों मुंह लगती हो? उसे हमारी तुम्हारे जैसी अकल नहीं है। अकल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ की बीबी के पास, मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ न बोल रही है। कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा रमुआ के बीबी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना जाना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कल मुँहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था।
सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो जाएगा। दरवाजा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सोए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुए दबाकर जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार किया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुए डरकर भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होते जा रहे थे और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति राम स्वरूप अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिये पर लुढ़क गया। सहवार की बेटी संदाना और उनके पति मंसूर के भतीजे हैदर की शादी पिछले 8 सालों से एक दूसरे से हुई है, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते में दरार आ गई है, जिसके कारण संदाना अपनी छोटी बेटी सोफिया के साथ अपने मायके मरी में कुछ समय बिताने का फैसला करती है। दुर्रे सहवार और मंसूर दोनों संदाना और सोफिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संदाना यह सोचकर अपनी माँ से ईर्ष्या करती है कि उसने एक प्यार करने वाले पति के साथ एक आरामदायक और खुशहाल जीवन बिताया है और चिंता की कोई बात भी नहीं है। इस प्रकार वह अक्सर हैदर की तुलना अपने पिता से करती है। संदाना भी अर्ध-अवसाद के एक चरण से गुजरती है और हैदर को तलाक देने के बारे में सोचती है। मंसूर को जब यह पता चला तो वह हैदर पर भड़क उठा। वह इस मामले को अपनी बहन यानी हैदर की माँ को रिपोर्ट करता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। संदाना को ऐसी विनाशकारी स्थिति में देखने में असमर्थ अंत में एक दिन दुर्रे सहवार ने संदाना को अपनी जीवन कहानी सुनाने का फैसला किया और बताया कि उसके लिए जीवन उतना आसान नहीं था जितना संदाना सोचती है। जब दुर्रे सहवार ने शादी कर ली थी और मंसूर के घर चली गई तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसने अपने पिता के घर में दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं और सम्मान को खो दिया। दुर्रे सहवार, जिसने सोचा था कि उसकी शादी के बाद वह मंसूर के साथ उसकी सेना द्वारा आवंटित घर में चली जाएगी, उसे उससे दूर अपने ससुराल में रहना पड़ा। मंसूर की माँ उसके प्रति ठंडी थी और उसके अच्छे गुणों को उसकी सराहना नहीं करती थी। मंसूर ने भी उसे अपनी माँ की आंखों से देखा और इसलिए उसकी सारी कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। दुर्रे सहवार को अपनी सास की स्वीकृति और मंसूर के सच्चे प्यार के पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। जिसने पहले अपनी माँ के शब्दों पर उसकी उपेक्षा की थी, 1-2 बार उसने अपने पिता के घर जाने का भी विचार किया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। इन मुश्किलों से जिस चीज़ ने उसे ताकत दी वह थी उसके पिता के पत्र और सलाह। जब उसने मंसूर से कहा कि वह मंसूर से प्यार नहीं करती, तो उसने उसे जो सबसे बड़ी सलाह दी वह थी, जब तक वह गुस्सा नहीं करती तब तक दिखावा करना ज़रूरी है। मंसूर का रवैया बदल गया और वह उसे अपने साथ ले गया और उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत का एहसास हुआ। और जब सहवर ने देखा कि औसत पति और आदमी मंसूर एक महान पिता था, तो उसने उसे माफ़ कर दिया, हालांकि वह कभी भूली नहीं। इस कहानी को सुनकर संदाना को अपनी माँ के जीवन की कठिनाई का एहसास हुआ। उसने संदाना को अपने पिता के प्रति सम्मान कम हो गया, लेकिन इसने उसे शांत किया और उसे हैदर के साथ अपने दादा के पत्रों के साथ एक नया जीवन शुरू करने का मनोबल दिया, जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल मैं जब फैक्ट्री से निकलूं तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी जो आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे उसका तस्वीर दिखाई कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। वो माँ ही तो है जिसने अपना बेटा मुझे दिया है। मेरे लिए तो वो मेरा जहाँ है, मेरा संसार है, लेकिन उनका भी तो दिल का टुकड़ा है। माना कि ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन इसे एक सास भी तो निभाती है। वो भी तो दिन ब दिन अपना हक खोती है, शायद वो भी अपने आप को बदलती है। वो माँ ही तो है जिसने अपना बेटा मुझे दिया है। एक अच्छी बहू लाऊंगी, ढेर सारी बातें करूंगी, उसकी गलतियों पर टोकूंगी, ऐसा ख्वाब एक सास ने भी तो देखा है। वो माँ ही तो है जिसने अपना बेटा मुझे दिया है। थोड़ी सी उम्मीदों के साथ शायद वो भी जीती है। अपना बेटा देकर वो भी कहाँ कुछ पाती है। थोड़ी सी इज्जत उसको अगर मिलती है अपने भाग्य पर, वो भी तो मुस्काती है। वो माँ ही तो है जो मुझे अपने घर में पनाह देती है। सब कुछ उसका होकर कहाँ वो कुछ भी लेती है। नाती नतिन के साथ खेलने का सपना शायद वो भी देखती है। कुछ भी कहने पर बुरा लगना तो लाजमी है। अपनी रूह का हिस्सा देकर ही वो तुम्हारा घर बसाती है। हाँ, वो मेरी दूसरी माँ है जिसने मुझे अपना बनाया है। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। यह 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया,
लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आप आज भी बेहतर हैं।
दुर्रे शहवार की बेटी संदाना और उनके पति मंसूर के भतीजे हैदर की शादी पिछले 8 सालों से एक दूसरे से हुई है, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते में दरार आ गई है, जिसके कारण संदाना अपनी छोटी बेटी सोफिया के साथ अपने मायके मुर्रे में कुछ समय बिताने का फैसला करती है। दुर्रे शहवार और मंसूर दोनों संदाना और सोफिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संदाना यह सोचकर अपनी माँ से ईर्ष्या करती है कि उसने एक प्यार करने वाले पति के साथ एक आरामदायक और खुशहाल जीवन व्यतीत किया और चिंता की कोई बात नहीं है, और इस प्रकार वह अक्सर हैदर की तुलना अपने पिता से करती है। संदाना भी अर्ध अवसाद के एक चरण से गुजरी है और हैदर को तलाक देने के बारे में सोचती है। मंसूर को जब यह पता चला तो वह हैदर पर भड़क उठा। वह इस मामले को अपनी बहन यानी हैदर की माँ को रिपोर्ट करता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। संदाना को ऐसी विनाशकारी स्थिति में देखने में असमर्थ अंत में एक दिन दुर्रे शहवार ने संदाना को अपनी जीवन कहानी सुनाने का फैसला किया और बताया कि उसके लिए जीवन उतना आसान नहीं था जितना संदाना सोचती है। जब दुर्रे शहवार ने शादी कर ली थी और मंसूर के घर चली गई थी तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसने अपने पिता के घर में दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं और सम्मान को खो दिया। दुर्रे शहवार, जिसने सोचा था कि उसकी शादी के बाद वह मंसूर के साथ उसकी सेना द्वारा औटिक घर में चली जाएगी, उसे उससे दूर अपने ससुराल में रहना पड़ा। मंसूर की माँ उसके प्रति ठंडी थी और उसके अच्छे गुणों के लिए उसकी सराहना नहीं करती थी। मंसूर ने भी उसे अपनी माँ की आंखों से देखा और एक आदमी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था। दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद लड़की को चर्म रोग हो जाता है और धीरे धीरे उसकी सुंदरता खत्म होने लगती है। खुद को ऐसे देख उसके मन में डर समाने लगता है। अगर वो बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और उसे छोड़ देगा। एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से कटती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की अपनी सुंदरता पूरी तरह से खो चुकी थी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो चुका था। वह बहुत दुखी था और उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को आखिरी विदाई दी और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के कैसे रह पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं, बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा तकलीफ देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का नाटक किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। सीख, खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए।
जवान बेटे मर गए। 12 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी ममता गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता तो कोई गेहूं या दाल। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वह उसे नमस्ते कहना ना भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन ममता उनको कभी भी बुरा भला ना कहकर उल्टे खुश हो जाती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो ममता के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, कह दो तो तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। ममता घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तेरी हालत देखकर तू कन्या पाठशाला बनवाएगा। ममता के झिर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी, बस तेरा आशीष चाहिए। ममता घुटनों पर हाथ टेक कर उठी, ताक पर रखी जंग खाई संदूकची उठा ले आई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकाल प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे, तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी? बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा। कहकर ममता फिर से कपड़े सीने में जुट गई। एक बार एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाने का निश्चय किया। बड़ा होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते। बाप की मूर्तियां 40-50 रुपए की बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 3-4 रुपए से ज़्यादा ना मिलता। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई गलती के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए कहता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। उसने अपने पिता की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियां भी 50 रुपए तक बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया। उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियाँ 100-100 रुपये तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार ने अभी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने का काम बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 100 रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 50 रुपये ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला के सुधार करना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 50 रुपये से अधिक की मूर्तियाँ ना बना सका। तुम अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बना। आज सीमा की शादी हो रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर सीमा जिसको चाहती है
उसी से उसकी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद वो चाहती है कि उसको सिर्फ बेटे ही पैदा हो, क्योंकि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इसके पीछे क्या है वजह? आइए सीमा के अतीत में जाकर जानते हैं। सीमा बचपन से ही अपने गांव में पली बढ़ी है। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी है। उसके माँ बाप भी गांव के ही थे। सीमा को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। सीमा को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। सीमा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे साथ आखिरी तक देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो सीमा को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक दिन तो हद हो जाती है जब सीमा अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी। सामने बनी सड़क पर जैसे ही सीमा राजू को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बाइक वाला आकर राजू को टक्कर मार देता है। सीमा तो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब सीमा के घर वालों को यह बात पता चलती है तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। सीमा के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर सीमा को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सीमा की माँ सीमा से कहती है, सत्यानाश हो तेरा जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है? तू क्यों नहीं मर गई? यह सारी बातें जैसे सीमा के दिल को तोड़ कर रख देती है। उसे पूरी तरह से ये एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होना चाहिए। अब वह जब भी किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती कि काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू में सीमा को अपने लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका वह दुख नफरत में बदल गया। अब उसकी लड़कियों से सख्त नफरत हो गई है। अब उसकी सोच भी औरों की तरह हो चुकी है। वह चाहती है कि सबके घर सिर्फ लड़का ही पैदा हो, कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर महसूस होता है। बड़ी होने के बाद सीमा का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज सीमा के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि आज सीमा की शादी हो रही है। सीमा के माँ बाप ने उसके लिए एक होनहार और सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और सीमा की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र सीमा से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद सीमा बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद जैसा बेटा होगा। इस पर सुरेंद्र सीमा से कहता है कि लड़का हो या लड़की, हमारे लिए दोनों ही बराबर होंगे। सुरेंद्र की ऐसी बातों से सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र सीमा के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे न बढ़े इसलिए वह चुपचाप हो जाता है। कुछ समय के बाद उसे लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से सीमा का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश रहता है, लेकिन सीमा अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर उसका चेहरा भी नहीं देखती। इसके बाद वह सीमा से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची के सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वह सीमा से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। सीमा सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत पे इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह सीमा को धमकी देता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। सुरेंद्र के इस तरह धमकाने से सीमा थोड़ा डर सी जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद भी सीमा को बेटी पर जरा भी मोहब्बत नहीं आती। उसकी बेटी उसे बोझ की तरह लगती है। 4 दिन गुजर जाते हैं।
लेकिन सीमा को अभी भी अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन सोचती है कि काश यह मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद सीमा अपनी बेटी का गला घोंटकर ही उसे मार देती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश करती थी जिससे कि उसकी बच्ची मर भी जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। सीमा की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती है और सीमा से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। सीमा की बुआ सीमा से कहती है, सर्दी का दिन है, तुम अपना और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची की पैदाइश को। तुम्हारा और बच्ची दोनों का बदन कमज़ोर है, इसलिए ठंड से बचना। और तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगेगी तो बच्ची को भी ठंड लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। पहले तो बुआ की बात पर सीमा को बहुत गुस्सा आया, फिर वह कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन सुबह सुबह ही वह ठंडे पानी से नहाकर बाहर कोहरे में टहलने चली गई। उसके बाद खूब सारा ठंडा पानी पिया। उसके तुरंत बाद बेटी को दूध पिलाने चली गई। उसके तुरंत बाद सीमा को बहुत तेज बुखार लग गया और वो मर गई। उसकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मर गई। माँ की मृत्यु के बाद तीसरा दिन था। घर की परंपरा के अनुसार मृतक के बेटे उनकी स्मृति में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया करते थे। मैं आज के बाद लाल रंग नहीं पहनूंगा, बड़ा बोला। वैसे भी जिस ऊंचे ओहदे पर वो था उसे लाल रंग शायद ही कभी पहनना पड़ता। फिर भी सभी ने तारीफें की। मजला कहाँ पीछे रहता। मैं जिंदगी भर पनीर नहीं खाऊंगा, जबकि उसे पनीर से एलर्जी है। पिता ने सांत्वना सांस छोड़ी। अब सबकी निगाहें छोटे पर थी। वो स्तब्ध सा माँ के चित्र को निहारे जा रहा था। तीनों बेटे की व्यस्तता और अपने काम के प्रति व्यस्तता के चलते माँ के अंतिम समय में कोई नहीं पहुंच पाया था। सब कुछ जब पिता कर चुके तब बेटों के चरण घर से लगे। मेरे 3 बेटे और एक पति, चारों के कंधे पे चढ़ के शमशान जाऊंगी मैं। माँ की ये लाल भरी गर्भवती कितनी ही बार सुनी थी उसने, और आज उसका खोखलापन भी देख लिया। बोलिए समीर जी, पंडित जी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। आप किसी वस्तु का त्याग करेंगे अपनी माता की स्मृति में? बिना सोचे वो बोल पड़ा, पंडित जी, मैं अपने थोड़े से काम का त्याग करूंगा, थोड़ा समय बचाऊंगा और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगा। और पिता ने लोक लाज त्याग कर बेटे की गोद में सर दे दिया था। अपने कीमती समय से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी निकालिए, क्योंकि शायद जब आपके पास समय होगा तब आपके पास ये खूबसूरत सा परिवार नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले सुनील नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सुनील और उनके साथी ग्रामीणों को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। उन्होंने बारिश का बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। सारी फसलें, जमीन और यहाँ तक कि पेड़ भी सूख गए। मवेशी मरने लगे। बारिश नहीं होने से नाला सूख रहा था। एक रात सुनील गांव वालों से मिलने के दौरान सुनील ने कहा, दोस्तों, हम सभी ने अपने दादा दादी से हमारे गांव में बहने वाली एक भूमिगत नदी के बारे में कहानियां सुनी हैं। हम खुदाई करके क्यों नहीं देखते? ग्रामीण मान गए और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने कुछ दिनों तक खोदा, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया। हालांकि सुनील खुदाई करता रहा। जब लोगों ने उसे हार मानने के लिए कहा तो उसने कहा, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है,
और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। एक दिन जब उसने काफ़ी गहरी खुदाई की तो सुनील ने पानी देखा। हार न मानने के उसके रवैये ने पूरे गांव को बचा लिया। इतनी आसानी से हार मत मानो, सुनील ने सभी ग्रामीणों को सलाह दी। अब उन्हें पानी की कभी कमी नहीं होती और जब भी कोई समस्या आती है तो सभी ग्रामीण एक साथ आते हैं और समाधान ढूंढते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for horse, I for eyes, J for jug, K for kitten, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for penguin, Q for quilt, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for whale, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra. थक गए आप? गाड़ी चला चला के थक गए? हाँ। आप तो बैठे हुए हैं आराम से, आप हाँ बोल रही हैं। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, थोड़ा देर आराम कर लीजिए। कैसा लग रहा है सारा बाबू आपको? हाँ, आपको जीसू बाबू? हाँ, आपको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़े से थक गए लग रहा है। हाँ, थोड़ा आराम कर लीजिए। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? हाँ, काम हो गया। हो गया काम? पेट्रोल भर गया। भर गया, पेट्रोल भर गया। कितना मजा आएगा ना मुझे ट्रेन में खेलना।
लोग बहुत स्पीड में, थोड़ा स्पीड कम करके चलाइए। आज पहली बार अपने नाम को सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ गालियां ही मिली, चाहे वो खुद के माँ बाप हो, परिवार हो या गांव वाले। मुनिया तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुनिया की मालकिन बबीता मुनिया से पूछती है। और क्या करूं दीदी, आज पहली बार आपने मेरे नाम से पुकारा तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो बचपन से मनहूस, अपशगुनी और भी बहुत से नाम से पुकारते, पर कोई भी मेरे नाम से मुझे नहीं पुकारता। चाहे मेरा परिवार हो या गांव वाले, सब मुझे काली बिल्ली कहकर पुकारते, क्योंकि मेरा रंग काला है ना। बहुत ही रुबासी भरी आवाज में मुनिया ने कही। जानती है मालकिन, मेरी अम्मा बापू ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। अम्मा को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इस काले रंग की बेटी को प्यार क्यों करेगी वो तो मेरे बापू से लड़ती है और कहती है कि ये मेरी औलाद नहीं, किसी और की है। बापू जब प्यार करना चाहे भी तो अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं। ये समझ लो मेरे घर में मेरी जगह एक समान जितनी है। बस फर्क इतना है कि समान सांस नहीं लेती, पर मैं सांस लेती हूँ। और समान को दर्द महसूस नहीं होता, पर मुझे दर्द महसूस होता है। जब मेरी बहन का जन्म हुआ, जो कि दूध की जैसी गोरी और सुंदर है, उसके जन्म पर मेरे अम्मा बापू ने खुशियां मनाई। मेरी बहन पर मेरे काले रंग की परछाई ना पड़े, इसके लिए मुझे घर के बाहर वाले कमरे में रख दिया गया और घर के अंदर जाना मना कर दिया गया। नादान थी मैं, जो अपने अम्मा बापू के दुत्कार को भी प्यार समझ बैठी। पर जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, तब समझ में आने लगा, अम्मा बापू भी ओ काली बिल्ली, कहाँ गई, कहाँ मर गई, घर का काम नहीं करना। जब तब हर बात पर ताने। कभी कभी मुझे भी लगने लगता कि सच में यह मेरी अम्मा है भी कि नहीं। शांत हो जा, कब तक ऐसे आंसू बहाते रहेगी? आज तेरी हिम्मत की वजह से ही तू आज़ाद है। बबीता मुनिया को समझाते हुए कहती है। पता नहीं दीदी, उस वक्त कैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं शादी के मंडप से भाग आई। नहीं तो मेरे अम्मा बापू मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक बूढ़े से करा रहे थे, जो कि खुद भी 2 बच्चों का बाप था। जब तक मेरी शादी नहीं होती तो मेरी बहन चंदा की भी शादी नहीं होती। वो तो भला हो भगवान का, जो कि सही वक्त पर मेरे अंदर हिम्मत आ गई और घर से सीधे भागकर थाने गई। नहीं तो मेरा परिवार मेरी ही बलि चढ़ा देता। वो तो साहब का भला हो, जो उन्होंने मुझे उस नर्क से निकाला और अपने घर में शरण दी। आप और साहब बहुत अच्छे हैं दीदी। मुनिया बबीता को धन्यवाद देते हुए कहती है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वो तो उनका फर्ज था। अच्छा सुनो, इस कागज पर अपना नाम लिख दो, बबीता ने कहा। क्यों दीदी? मुनिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, तेरे नाम से तेरी पहचान हो। यहाँ एक संस्था है जो सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देती है और मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो और अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन करो। रंग रूप पुराने के ज़माने की दकियानूसी सोच है। आज के आधुनिक युग में रंग नहीं हुनर देखते हैं। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और दिखाओ अपने अम्मा बापू को ये कि काली बिल्ली मेरी पहचान नहीं है, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम मुनिया है, ये है मेरी पहचान। बबीता मुनिया को कहती है। आपने सही कहा दीदी, किसी पर बोझ क्यों बनना, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने नाम से अपनी पहचान बनानी है। और हर वो अम्मा बापू के लिए सबक होगा जो अपने ही बच्चों के रंग भेद करते हैं। मुनिया की बातों से उसके अंदर छिपे गुस्से की आग दिख रही थी, कुछ कर गुजरने की चाह दिख रही थी। आज के आधुनिक युग में बहुत से माता पिता हैं जो अपने ही बच्चों में रंग भेद करते हैं।
जो सही नहीं है। जब अपने ही माता पिता बच्चों में अंतर करेंगे तो बाहरी लोग करें तो क्या गलत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मैं खा लूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खातों में लाखों रुपए पड़े हैं। मेरे बाद इन्हीं का तो होगा सब। फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों में आंसू आने लगे। दिनेश लाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा चल रही थी। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी। अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद से अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गया तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धो के रखा हुआ है। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने 1 लोटा पानी लाकर उनमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपले जैसी मुस्कुरा रही हो। याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कितने ही संस्कार, अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ लेकर गई थी।
दिनेश लाल आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठे मुंह मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है इन्हें। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था निर्मला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनकी सांस चढ़ गई थी, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दिनेश लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपये का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे
कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। यह 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आप आज भी बेहतर हैं। वह इस मामले को अपनी बहन यानी हैदर की मां को रिपोर्ट करता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। संदाना को ऐसी विनाशकारी स्थिति में देखने में असमर्थ अंत में एक दिन दुर्रे शहवार ने संदाना को अपनी जीवन कहानी सुनाने का फैसला किया और बताया कि उसके लिए जीवन उतना आसान नहीं था जितना संदाना सोचती है। जब दुर्रे शहवार ने शादी कर ली थी और मंसूर के घर चली गई थी तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसने अपने पिता के घर में दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं और सम्मान को खो दिया। दुर्रे शहवार, जिसने सोचा था कि उसकी शादी के बाद वह मंसूर के साथ उसकी सेना द्वारा औटिक घर में चली जाएगी, उसे उससे दूर अपने ससुराल में रहना पड़ा। मंसूर की माँ उसके प्रति ठंडी थी और उसके अच्छे गुणों के लिए उसकी सराहना नहीं करती थी। मंसूर ने भी उसे अपनी माँ की आंखों से देखा और इसीलिए उसकी सारी कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। दुर्रे शहवार ने को अपनी सास की स्वीकृति और मंसूर के सच्चे प्यार को पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, जिससे पहले अपनी माँ के शब्दों पर उसकी उपेक्षा की थी। 1-2 बार उसने अपने पिता के घर जाने का भी विचार किया, लेकिन वह ज़िद पर अड़ी रही। इन मुश्किलों से जिस चीज़ ने उसे ताकत दी वह थी उसके पिता के पत्र और सलाह। जब उसने मंसूर से कहा कि वह मंसूर से प्यार नहीं करती तो उसने उसे जो सबसे बड़ी सलाह दी वो यह थी, जब तक वह ऐसा नहीं करती तब तक दिखावा करना। जल्दी मंसूर का रवैया बदल गया और वो उसे अपने साथ ले गया और उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत का एहसास हुआ। और जब शहवार ने देखा कि औसत पति और आदमी मंसूर एक महान पिता था तो उसने उसे माफ़ कर दिया, हालांकि वह कभी नहीं भूली। इस कहानी को सुनकर संदाना को अपनी माँ के जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। इससे संदाना का अपने पिता के प्रति बार एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाने का निश्चय किया। बड़ा होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने बाज़ार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते। बाप की मूर्तियां 40-50 रुपए की बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 3-4 रुपए से ज़्यादा ना मिलता। बाज़ार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई गलती के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए कहता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। उसने अपने पिता की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना
और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियाँ भी 50 रुपये तक बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया। उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियाँ 100 रुपये तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार ने अभी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने का काम बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 100 रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 50 रुपये ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला के सुधार करना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 50 रुपये से अधिक की मूर्तियाँ ना बना सका। तुम अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बना। बहुत पहले की बात है। रामपुर गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहते थे। राम बहुत गरीब था और किसी के घर भेड़िया चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था, जबकि श्याम अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, राम भेड़िया लेकर जंगल में चराने ले गया। वहाँ पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा एक भेड़ कम है। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा पहले वह सभी भेड़ियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहाँ आकर उस भेड़िए को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी सभी भेड़ियों को छोड़कर उस भेड़ को ढूंढने आ गया। वह भेड़ को ढूंढते हुए आगे निकल गया। वहाँ पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। राम ने बाबा से पूछा कि आपने मेरी भेड़ को देखा है? बाबा ने बोला, उसको बहुत भूख लगी है, उसको कुछ खाने को दे दो। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राम के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए रखा था। उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी भेड़ आगे घाटी की तरफ गई है। राम आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। राम को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा में चला गया। उसने सोचा आज रात इसी में गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत से पकवान आ गए। उसे बड़ा अचरज हुआ और उसने वह खाना खा लिया। खाने के बाद जब सोने लगा तो उसको बहुत ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती। तभी उसके सामने चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह गुफा जादुई है। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला, काश मेरे पास भेड़ होती। इतना कहते ही बाहर से भेड़ उसको आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गया और भेड़ को लेकर चला गया। जाते जाते उसने वह चादर बूढ़े बाबा को दे दी, जिसने उस घाटी का रास्ता उसे बताया था। उसने यह बात अपने दोस्त श्याम को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, राम कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल भेड़ मांग कर आ गया। उसने उस गुफा में जाने को सोचा।
उसने राम से सारा रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़ा बाबा नजर आया। श्याम ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने उससे खाना मांगा तो श्याम बोला, यदि मैं खाना तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तब वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दो कि जिससे मैं जिंदगी भर भी गिन न सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। श्याम खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना मग्न हो गया कि उसको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाज़ा बंद हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में श्याम उस खजाना में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। पूस की रात बाय मुंशी प्रेमचंद्र। कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती कर वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठा किए हैं, लेकिन वह 3 रुपये भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। वही अंधकार और अकेलापन में उसका साथी है। पूस का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बागीचे से पत्ता इकट्ठा कर आग जलाता है। आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में गाय घुस जाती है। जबड़ा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में गायें घुस गई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। गायें खेत को चरने लगती हैं। तभी हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है, जबड़ा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। एक बार उठता भी है, 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर आग के पास बैठ जाता है। आखिरकार गायें पूरी खेत को नष्ट कर देती हैं। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। माँ उदास बैठी कुछ बहुत गहरी सोच में थी। तभी राजेश की आवाज़ आई, जल्दी चलो माँ, नहीं तो देर हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका। तभी माँ ने बहुत भारी मन से अपना सामान उठाया और ऑटो में बैठ गई। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि यही मेरा वो बेटा है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्यागा, इतना बड़ा बनाया कि आज वो मुझे ही वृद्ध आश्रम में छोड़ रहा है। यही सब सोचते सोचते आश्रम आ गया और राजेश उसे वहाँ छोड़कर चला गया। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटों को याद करती और रोती रहती थी। ऐसे ही बेटा कभी कभार उससे फ़ोन पे बात कर लिया करता था। साल में एक बार दिवाली पे मिलने चला आया करता। वो बूढ़ी माँ उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आश्रम से फ़ोन आया कि राजेश तुम अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत बीमार है। बेटा तुरंत अपनी माँ के पास आया। माँ की ये हाल देखकर वो बहुत भावुक हो गया और अपने किए पे बहुत अफसोस कर रहा था।
उसने दुखी मन से माँ से कहा कि माँ तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या चाहिए। माँ ने कहा कि तू इस आश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ पंखे की कमी है। राजेश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, माँ आप ये तो पहले भी कह सकती थी। तो माँ ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मुझे हुई है, जब तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ दे तब तुझे भी हो, इसलिए तू यहाँ ये काम कर देना। इतना सुनते ही राजेश फूट फूट कर रोने लगा। सीख, जो आप दूसरों के लिए करोगे वो घूम के आपके पास आके रहेगा। हर बार गणतंत्र दिवस कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। याद उस दौर की जब 26 जनवरी हमारे लिए आज से कहीं ज़्यादा ख़ास हुआ करती थी। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। साल 1950 में आज की ही तारीख पर भारत का संविधान लागू हुआ था। गौर करेंगे तो पाएंगे कि 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी ही वह दिन है जब देशभक्ति की भावना खून में एक अलग ही उबाल मारती है। हर तरफ राष्ट्र प्रेम की बौछारें चल रही होती हैं, फिर चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर बाज़ार। हर तरफ एक निराली ही घटा बिखरी रहती है। कहीं तिरंगे लहरा रहे होते हैं तो कहीं तिरंगों के रंग वाले गुब्बारे, रिबन या सजावट दिख रही होती है। उस छोटी उम्र में भले ही हमें इस दिन के मायने खासियत अच्छे से पता नहीं थे, लेकिन फिर भी इस दिन सुबह से ही उत्साह का एक अलग ही संचार ज़िंदगी में दिखा करता था। एक माँ उदास बैठी बहुत गहरी सोच में थी। तभी उसके बेटे की आवाज़ आई कि जल्दी चलो माँ, नहीं तो देर हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका। तभी माँ ने बहुत भारी मन से अपना सामान उठाया और ऑटो में बैठ गई। ऑटो में वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि यही मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, इतना बड़ा बनाया कि आज वो मुझे ही वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। यही सब सोचते सोचते आश्रम आ गया और उसका बेटा उसे वहाँ छोड़कर चला गया। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती और रोती रहती थी। ऐसे ही बेटा कभी कभार उससे फ़ोन पर बातें कर लिया करता था। एक दिन आश्रम से फ़ोन आया कि बेटा तुम अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत बीमार हैं। बेटा तुरंत अपनी माँ के पास आया। माँ का ये हाल देख वो बहुत भावुक हो गया और अपने किए पे बहुत अफसोस कर रहा था। उसे दुखी मन से माँ से कहा कि माँ तेरी को कहा तो आश्रम में पंखे लगवा दे, यह भी कर सकती थी। माँ ने बोला कि मैं नहीं चाहती जो परेशानी मुझे हुई है वो तुझे भी हो। सीख, जो आप दूसरों के लिए करोगे वही आपको मिलेगा। इतना सुन के मैं रूपाली अतीत की गहराइयों में खोती जा रही हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उससे मीलों दूर है मेरा अतीत। मेरा जन्म राजस्थान के पिछड़े गांव में एक सामान्य और गरीब लेकिन स्वाभिमानी परिवार में हुआ था। जहाँ मैं आज खड़ी हूँ वहाँ की मैंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ भी पहुँच सकती हूँ। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं। पिताजी ने मेरा नाम रूपाली किस लिए रखा था यह पहेली मैं आज भी नहीं सुलझा पाई हूँ, क्योंकि मैं किसी भी दृष्टिकोण से रूपाली यानी रूप वाली लड़की नहीं थी। रूपाली का शाब्दिक अर्थ ही रूप वाली यानी खूबसूरत होता है, जबकि मेरा मामला इसके बिल्कुल अपोजिट था। मेरा रंग सांवला, यदि उसे काला भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। नाक चपटी, बिल्कुल चेहरे से लगा हुआ और फैला हुआ, बड़ा सा ललाट, दबी सी आंखें, ऊपर से कील मुहासों ने जो भी कमी थी पूरी कर दी थी। समाज के अनुसार यदि एक बद से बदसूरत लड़की का वर्णन किया जाए तो वह सारी खूबियाँ मुझ में थी। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ग्रामीण थे, वे आकर्षक भी थे। बाकी के दोनों भाई भी उन पर ही गए थे। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी थी। लोगों की बातों की वजह से
मेरी सोच भी ऐसी ही बन गई थी और मैं अक्सर ऐसा ही सोचा करती। मैं बड़ी होने लगी तो स्कूल जाने लगी। वहाँ भी मेरी बदकिस्मती साथ ही थी। स्कूल के सभी लड़के लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाते। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं जहाँ बैठती वहाँ पर से सब बच्चे दूर चले जाते। टीचर भी गाहें बगाहें कटाक्ष कर ही दिया करते। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 8वीं तक तो घर वालों के दबाव से स्कूल गई, मगर अब जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। मैंने मम्मी पापा को लड़ झगड़ कर आखिर मना ही लिया कि मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूँगी। आजकल बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। मैं पढ़ाई में भी कोई खास नहीं थी जो घर बैठकर कोई उपलब्धि हासिल कर सकूं, लेकिन माता पिता की भी इच्छा थी कि थोड़ा पढ़ लूं। वह इसलिए भी कि शायद पढ़ी लिखी लड़की को कोई लड़का मिल ही जाएगा। इसी वजह से मेरा मन भी हुआ कि मुझे अपनी पढ़ाई निरंतर रखनी चाहिए। खैर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, वह भी साधारण अंकों से। इस बीच मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई। मेरी बदसूरती अभिशाप थी या वरदान, वह अभिशाप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको मैंने हथियार बनाकर अपने आप को समाज के सामने साबित कर दिया था, वह अभिशाप कैसे हो सकता है। और हमारे घर में 2 भाभी आ गई थी। मैं भी बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरा यह रंग रूप वैसे ही मेरे साथ आगे बढ़ता रहा। इस बीच मेरे रंग रूप की प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि कोई रिश्ता आता ही नहीं था। कभी कभार यदि कोई ढंग का रिश्ता आ भी जाता तो वो मुझे रिजेक्ट करके चले जाते। सच्चाई ये भी थी कि किसी ऐरे गैरे के साथ पिताजी भी नहीं बांधना चाहते थे। लेकिन मेरे जहन में एक बात गहराई से बैठ गई कि बदसूरत होना कितना बड़ा गुनाह है। हालांकि अब मेरे माता पिता की भी चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन हाँ, एक बात को लेकर मैं बहुत ही खुशनसीब थी कि मेरे माता पिता या परिवार वालों ने मेरा मनोबल कभी नहीं गिराया और न ही भूल से कभी भी मुझे कमतर ही माना। वे मुझे हौसला हमेशा देते रहे। अब मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी और घर वालों की चिंता भी। मैंने इसी बीच बीए के साथ साथ बीएड कर लिया। साथ ही पिताजी को भी कह दिया कि पिताजी, मुझे आप अपना बेटा मान लीजिए, मुझे आपके घर से विदा मत कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करूँगी। पिताजी ने भी हार नहीं मानते हुए रिश्ते की खोज जारी रखी, मगर सही रिश्ता मिला नहीं और लोभी लालची तथा रिश्ते के दलालों को पिताजी ने फटकार दिया। अब मैंने अपने आप को किताबों में एक संकल्प के साथ रमा लिया। अब किताबें ही मेरी दुनिया थी और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। मेरी जरमती में भी सुधार आने लगा, परिणाम भी सकारात्मक ही आया। मेरा चयन एक शिक्षिका के रूप में हो गया। मैंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। अगली बार मेरा चयन व्याख्याता के रूप में हो गया। अब मेरा मनोबल 7वें आसमान पर था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं साधारण सी पढ़ने वाली लड़की थी। मैंने पढ़ाई जारी रखी क्योंकि अब मेरी सहेलियां किताबें ही थी। उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ सोना जागना। इसी का परिणाम यह हुआ कि दूसरे चांस में मेरा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 11वें स्थान पर चयन हो गया। मैं अब एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। जब जब मैं अपने अतीत में झांकती हूँ तो कभी कभी मैं यह बार बार सोचती हूँ कि मेरी बदसूरती मेरा अभिशाप थी या वरदान। और यह भी कि वो अभिशाप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा ख्याल है जिसको मैंने हथियार बनाकर अपने आप को समाज के सामने साबित कर दिया, वह अभिशाप कैसे हो सकता है। आज मेरी उम्र 30 साल है और अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने मेरा जीवन मेरे माता पिता को अर्पित कर दिया है, जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया
और अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।